हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस। तो आज अपन बात करने जाने वाले हैं एक बहुत बढ़िया स्टॉक के बारे में, इंडिगो पेंट लिमिटेड के बारे में। आखिरकार इस स्टॉक को उठाने का मेरा मकसद क्या है और इसके क्या बेसिक्स समझाने की कोशिश मैं करने वाला हूं, और इसमें 119% गेन या उससे ज़्यादा का गेन, 200% का गेन कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को भी समझेंगे। बट एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे ड्रॉ किया था एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप अपर ये कहाँ तक स्टॉक गया है उस चीज़ को देखोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो हम इसकी अपर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये स्टॉक आज लाइफ टाइम लो पे गया करीब 69 यानी 70% तक, और अभी जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है अगर वहाँ तक भी अपर साइड से देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 54% और 53 या 54%। और 53 या 54% ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर यहाँ से आप अपसाइड देखते हो, अपसाइड पोटेंशियल लाइफ टाइम हाई तक भी देखते हो, तो आपका ये जस्ट डबल बन के आ जाता है। तो मैंने जो आपको 119% बोला था वो ऑफकोर्स 119 नहीं 120% गेन के लिए है। और ये इतना ही गेन नहीं है, ये 200% के गेन के लिए भी ये स्टॉक जा सकता है। बट वो ओवरऑल आगे की बात है। सबसे पहले इस स्टॉक को आगे बढ़ने से पहले एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक बात मैं गौर करूंगा आपको कि आप ध्यान देना, 7 अगस्त 2023 यानी अगले महीने के 7 तारीख को इस स्टॉक की हिस्ट्री बदलने वाली है। उस दिन या तो स्टॉक थोड़ा सा इधर उधर होगा या तो स्टॉक ऊपर भागने की रफ्तार पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, और इस डेट से पहले इसके लक्षण दिखने लगेंगे। चलो तो हम इंडिगो पेंट को ही खोल लेते हैं, और इंडिगो पेंट में अगर मार्केट कैप में जाकर के देखोगे तो आपको 7194 की दिखनेंगे। यानी ये क्या अभी कौन से कैटेगरी में आ रही है, मिड कैप टू स्मॉल कैप के बीच वाली रेंज में आ रही है। अभी इस केस को अपन एक स्मॉल कैप कंपनी भी चाहो तो बोल सकते हो, बट इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। अगर आप 4 मंथ पहले देखोगे, 4 ये 3 दिखा रहा हूँ क्या चलो 4 मंथ पहले देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप सिर्फ 4000 करोड़ थी, और आज ये कितनी है 7000 करोड़, यानी जस्ट डबल हुई है 4 महीने में इसका मार्केट कैप। और ये बात आप ध्यान भी रख सकते हो। बट ओवरऑल ये आगे की अंडरस्टैंडिंग है, बट अभी एक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बिजनेस के बारे में। जिनको मालूम है ये पार्ट को स्किप करके आगे जा सकते हैं डायरेक्टली, बट अभी मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप सबको मैं समझाऊं कि इंडिगो पेंट में आखिरकार अभी क्या हाल फिलहाल में क्या केस है। तो देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी 2000 में, यानी कंपनी आज 20 से 22 साल बूढ़ी हो चुकी है और उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर के। उसने 2008 का फॉल भी देखा है और उसने 2020 का कोविड को भी झेला है, और कोविड में उसने हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस भी शो की है। आप ये सारी बातें ध्यान रख सकते हो। तो इनके पास अच्छा खासा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। उससे पहले की पॉइंट्स की अगर बात करें तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इंटीरियर इमल्सन, एक्सटीरियर इमल्सन। इमल्सन मतलब क्या समझ सकते हो आप, सिंपल सा एक कैटेगरी ही समझो, पेंट की कैटेगरी है, ठीक है। तो इंटीरियर इमल्सन यानी जो घर के अंदर पेंट लगते हैं, जैसे आपकी क्या हो जाएगी सीलिंग वगैरह पे हम यूज़ करते हैं जिसके लिए, तो इंटीरियर इमल्सन के लिए सीलिंग वगैरह आ जाता है छत में, तो उसके लिए। एक्सटीरियर इमल्सन में क्या आता है, जो घर के बाहर पेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम कैसे, इसमें फ्लोर के लिए, टाइल्स के लिए टाइल्स पेंट हो जाएगा। इसके बाद एक्सटीरियर इमल्सन में आपकी वॉल्स भी आ जाएंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक्सटीरियर इमल्सन में आएंगी। अब इंटीरियर एक्सटीरियर का एक कॉम्बिनेशन भी आता है जो दोनों तरफ यूज़ किया जा सकता है, तो वो अच्छा खासा प्रोडक्ट है इनके पास। इसके बाद इनेमल्स की एक कैटेगरी है। इनेमल्स किस में यूज़ किए जाते हैं, वुड में यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा किस में यूज़ किए जाते हैं, मेटल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वुड और मेटल्स के भी प्रोडक्ट्स इनके पास है। ये ज़्यादातर ऑयल बेस होते हैं। अब ये क्यों ऑयल बेस होते हैं, देखो ऑयल आपको मालूम है जंग लगने से रोकता है, ठीक है, मेटल के केस में, और वुड के केस में ये उसको सड़ने से रोकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। अब लेयर बना दे रहा है तो बाहर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, साइंस का स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे से भी बड़े बड़े साइंटिस्ट आप लोग हो और आप बैठ के देख रहे होगे, तो अभी आप सिंपल सी इतना मैं बोलूंगा कि एक अच्छी खासी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है ये पेंट, ठीक है।
तो इनेमल्स भी है। अगर सबसे मेजर मैं हमेशा ध्यान दिया पुट्टी एंड प्राइमर, ये तो एक नॉर्मल घर की चीज़ें हैं, घर में ये यूज़ ही होते रहता है। जैसे पुट्टी एंड कहीं क्रैक आ गया दीवार में, कहीं फ्लोर में क्रैक आ गया, फ्लोर पे कैसे क्रैक आएगा, वो भूकंप वाला मजाक भी करते रहता हूँ मैं बीच बीच में, बट वैसे नहीं, छोटा बहुत फर्श में आपके क्रैक आ जाता है तो हम लगा देते हैं, जनरली वॉल्स में क्रैक आता है तो पुट्टी लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमर, जैसे घर में कोई फंक्शन वंक्शन होने वाला है तो कोई दीवार को पोतना है तो हम खुद ही ले आते के पोत देते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अपने घर पर यूज़ करते रहता है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। तो इसके प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं, वाटर प्रूफिंग पॉलीमर हो गया, जैसे पुट्टी हो गया, प्राइमर पुट्टी हो गया, तो ये सारी की सारी इनके पास अवेलेबल है। इसके बाद सिक वुड कोटिंग ज़्यादातर लकड़ियों वाले हैं। इसके बाद अदर प्रोडक्ट्स में आप इनके जैसे टैंक को पेंट करने के लिए, मेटल को पेंट करने के लिए मेटेलिक रूफ, जो कई बार छतें हम लोहे की बनाते हैं, तो और कई बार हम घर ही पूरा लोहे की बनाते हैं ना, वो फैक्ट्री वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है लोहे की सारी चीज़ें, तो वहाँ पास इसका यूज़ आता है। प्राइवेट लेवल्स में भी अच्छा खासा ये काम करते हैं, बट इनका ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर प्राइवेट लेवल्स में नहीं है, तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे एक्सटीरियर वॉल प्राइमर वगैरह है थोड़ा बहुत। तो आप एक चीज़ देखोगे तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगभग पेंट के हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट लिमिटेड है। देखो, और जो सेगमेंट है जहां ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, उनकी यहां एंट्री होने वाली है, हम थोड़ा देर में बात करेंगे उसको, ठीक है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की जब इनकी बात करेंगे और एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है, CWIP में क्या क्या कर रहे हैं उस समय हम इसको बात करेंगे। तो अभी बिजनेस समझ आया कि अभी जो जो कर रहे हैं वो बिजनेस में आ जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 4 मत मानो, अभी 3 मान लेते हैं अपन, 3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, चौथा है बट वो फुल्ली फंक्शनल अभी नहीं है, ठीक है, अभी के यूनिट के हिसाब से। तो अगर लेना चाहो तो 4 ले सकते हो। तो जैसे एक जोधपुर में है, दूसरा जोधपुर राजस्थान, कोची में है केरला, और इसके बाद है पुड्डुको कोटकी, चलो ठीक है, इसका अच्छे से नाम प्रोनाउंस करके मेरे को बता देना भाई, और किसी को अगर दिल से ठेस लगी हो तो माफ करना, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में एक इनका प्लांट है। तो अभी देखो इनकी प्रेजेंस में आपको इंपॉर्टेंस ध्यान से दिलाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद इनकी कैपेसिटी के बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हमने ओपन भी किया था, थोड़ा सा मैं स्टॉक इन से जा करके आपके लिए ओपन कर दे, जब तक ओपन हो रहा है तो इसकी इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, मतलब ये लेटेस्ट मार्च वाले क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एडिटेड लास्ट 3 मंथ 3B किया गया, यानी मार्च क्वार्टर को इसमें इंक्लूड किया गया, उसके हिसाब से ये डाटा पूरा अप टू डेट है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे पूरा प्रेफरेंस के लिए ले सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है अभी, ठीक है। तो इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी 1,10,000, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, हाँ 1,10,700, ये क्या है, किलो लीटर पर एनम, यानी 1,10,700 किलो, ये इतने पेंट के प्रोडक्शन करने की इनकी कैपेसिटी है। और ये इतनी ही नहीं है, ये इतना करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ, बट अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये 1,38,000 तक कर सकते हैं इस चीज को। तो अभी हम दूसरे वाले पे नहीं जाएंगे, अभी जो जितना इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखोगे तो 1,10,000 की आती है, और ये छोटा अमाउंट नहीं है। इससे जानते हो, राजस्थान जैसे स्टेट की पूरी पेंट की कंजप्शंस को पूरा किया जा सकता है। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, उतनी बड़ी, तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पेंट होगा। अच्छा, तो जब तक हमारा ये चीज़ें भी खुल गई हैं, तो अभी एक चीज़ आप देखोगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बोली कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, आप देखोगे तो कोची, इसके बाद जोधपुर, और ये पीके बोल देते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु में। तो अभी देखो राजस्थान, और ये वाला पार्ट, राजस्थान वाला पार्ट पूरा आपके इंडिया के नॉर्थन पार्ट को सर्व कर देते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद गुजरात को, और गुजरात के बाद आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स को राजस्थान वाला जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सप्लाई कर देता है। देखो ये कॉस्टिंग को कैसे बचा रहे हैं, इसको भी ध्यान दो कि ये प्लांट यहीं क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ से सारी जगह की लोकेशन पास में आएगी। अच्छा जी, ध्यान से, तो फिर केरला और तमिलनाडु वाले प्लांट को एक साथ क्यों रख दिया गया, ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इनका 30% बिजनेस
30% बिजनेस आउटसाइड कंट्री से लोकेटेड है, आउटसाइड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान से देखोगे तो 30% बिजनेस अगर आउटसाइड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको कैसे उनसे सामान ये लेके आएंगे। राजस्थान में तो आपकी नावें नहीं आती हैं, शिप नहीं आता है, शिपमेंट्स यहाँ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। अगर यहाँ सामान लाए फिर यहाँ से राजस्थान ले गए या फिर एक बिहार में खोल लेते या जम्मू कश्मीर में खोल लेते तो इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना ज़्यादा हो जाता। फिर वहाँ मैन्युफैक्चर, जैसे एक मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में खोले, इस वाले लोकेशन पे हिमाचल प्रदेश पे खोले, इंडिया मैप है, हाँ यहाँ से ज़्यादा से समझ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई। अब यहाँ पास से इनका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को यहाँ से एक्सेप्ट किया इन्होंने, गोवा पोर्ट से मान लेते हैं या केरल पोर्ट से एक्सेप्ट किया। अब केरल से आप हिमाचल प्रदेश लेके क्रूड ऑयल को जाओगे, फिर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग को केरला, तमिलनाडु, इसके बाद आप तेलंगाना वगैरह स्टेट में ला के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कॉस्टिंग कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल सी समझो स्ट्रेटिक कैसे इन्होंने चीज़ों को यूज़ किया है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट देती हैं, ये कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट कितना बड़ा प्रॉफिट में दिखता है, ये चीज़ें समझ आती है। ये इनके फालतू के खर्चे नहीं बन रहे हैं। तो ये एक राजस्थान वाली प्लांट बनाना इनका जोधपुर में एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो राजस्थान कैन सर्व गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत पास पड़ते हैं। और राजस्थान से ये स्टेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में ज़्यादा ड्यूटी चार्जेस भी नहीं देके गुजरना पड़ता होगा, टैक्स चार्जेस ज़्यादा नहीं देना पड़ता होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो अगर ये राजस्थान है, राजस्थान से मध्य प्रदेश में गए, ठीक है, यहाँ पास ये जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश का, इनको चार्जेस देना पड़ेगा, इनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। राजस्थान वाला भी अपना टैक्स लेगा, मध्य प्रदेश वाला भी अपना टैक्स लेगा। अच्छा जी, रोड टैक्स भी लग जाएगा। अब मध्य प्रदेश के थ्रू छत्तीसगढ़ आएंगे, मध्य प्रदेश के थ्रू छत्तीसगढ़ आएंगे, तो ध्यान देना कि ये इनके बीच में भी फिर से चार्जेस लगेंगे। ये छोटे छोटे चार्जेस हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत कम अमाउंट के होंगे, बट ये धीरे धीरे आपकी कई करोड़ में आ जाती है वैल्यू, जब ये एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट्स में जाते हैं। तो अब ध्यान दो कि ये एक ही बॉर्डर से इनको क्रॉस होना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें बॉर्डरिंग कॉस्ट बच रही है। अगर यही राजस्थान से मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ आ रहा है तो ये एक थोड़ा सा कॉस्टिंग को बढ़ा देता है, बट ये छोटे छोटे कॉस्टिंग ना बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्रेजेंट होना बहुत पैसे बचाता है। ठीक है, और इनके एक दो ट्रक डेली के तो जाते नहीं होंगे, इनके हजारों ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते होंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये स्टेट्स पास भी पड़ते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बहुत कम हो जाता है। तो ये वाला इस पोजीशन पे इनकी फैक्ट्री लगाना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात थी। अच्छा ध्यान से देखो, केरल और तमिलनाडु में क्यों लगाए थे इसकी बात हम कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर शिपमेंट्स यहीं से एक्सेप्ट करते हैं ये, तो ये स्पोर्ट से एक्सेप्ट किए, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग किए, इसके बाद यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके गोवा पे बेच रहे हैं, इसके बाद कर्नाटका में, फिर ये वाला तमिलनाडु वाला जो इनका है, तमिलनाडु वाला जो एक प्लांट है उनका जनरली यहाँ कहीं बॉर्डर के पास आता है, ये वाली पोजीशन के पास कहीं आता है, तो ये आपका दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफ़र कर देता है, तेलंगाना वगैरह में, फिर इधर साइड से उड़ीसा, फिर इधर साइड से अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ के लोअर नीचे वाला पार्ट में भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी प्रेजेंस है इनकी। अच्छा, इनको यहाँ पास के लिए बहुत दिक्कत होती होगी यहाँ से यहाँ तक की, पर इनकी प्रेजेंस भी इस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम है। ठीक है, तो ज़्यादातर साउथ में और नॉर्थ की ये पूरी पोजीशंस को एक्वायर कर चुके हैं। तो ये अच्छी प्रेजेंस मैंने देखी, मैंने इसलिए इसके बारे में ज़्यादातर गौर से आपको बताने की कोशिश की कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद आपका पुडुकोट्टई में एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका बनता हुआ आ रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर जैसे ये CWIP से बाहर निकलता है तो ये और प्रोडक्शन को बढ़ा सकेगा। ठीक है, वो आगे थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ध्यान दोगे तो इनकी अभी करंट 28 स्टेट में प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखो, हर एक स्टेट में प्रेजेंट है, इंडिया के इनकी प्रेजेंस है। ठीक है, 28 स्टेट में प्रेजेंट है, 16,785 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू। ओके, तो यानी 16,000 आउटलेट। अगर आप इसे 28 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्स कितना पड़ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 चौक 12, 3 पचे 15,
यानी करीब 500 आउटलेट पर स्टेट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यानी पर स्टेट में आपको 500 रिटेल आउटलेट्स इनके देखने को मिल जाएंगे। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप खुद भी करके देख सकते हो, उससे ज़्यादा ही आएगा थोड़ा, पर मैंने एक अप्रॉक्स बता दिया। अच्छा, इनके अलावा इनके पास 7,978 टेंटिंग मशीन है। अब ये चीज़ें आप दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर करके नहीं देखोगे, मतलब कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे मेरे कोई रोना टोकना नहीं है, पर आप ये देखोगे कि अगर एशियन पेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो जिसकी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े टेंटिंग मशीन क्या है, वो पेंट को मिक्स करने वाली जो मशीन आती है ना, वही टेंटिंग मशीन है। सिंपल से, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है उसके लिए? नहीं। टेंटिंग मशीन आपको दिखा दूँ क्या? चलो, तो एक काम करते हैं, ये रही आपकी टेंटिंग मशीन। इसको ऐसे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फिर इसको सर्च में मार दो। ये रही आपकी टेंटिंग मशीन। इमेज में चलते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये टेंटिंग मशीन है जो कि पेंट को क्या करती हैं, मिक्स करती हैं और बना के देती हैं। अच्छा, जिसको जैसा कलर चाहिए उसके कलर के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारी ये कोई काम का नहीं है, तो आपको ये समझ आए। तो इनके पास अभी रिसेंटली 7,000 यानी 8,000 के पास टेंटिंग मशीन है, जिनकी कैप अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये कैपेक्स में भी टेंटिंग मशीन को डाले हैं, करीब 1,000 प्लस तो होगी ही। अब ये इसकी एक डायरेक्ट डाटा भी तो बताते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से टेंटिंग मशीन में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो टेंटिंग मशीन जितना ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा स्टोर में इनकी प्रेजेंस और बढ़ेगी, उतने ज़्यादा क्या पेंट की सेल बढ़ेगी। इसके अलावा 47 डिपोट्स हैं। 47 डिपोट्स मतलब क्या होता है? डिपोट्स वो जगह होती है जहां पास ला करके सामान को रखा जाता है और रखने के बाद बेचा जाता है। यानी मान लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट आती है। अब बिलासपुर में हर एक जगह तो एक ही साथ तो सामान आते ही साथ तो ट्रक में बिकता नहीं चला जाएगा, तो इसका एक वेयर हाउस बना होगा बिलासपुर में। हाँ, अब बिलासपुर में जो वेयर हाउस बना है वहाँ आके एशियन पेंट है, तो जैसे एशियन पेंट का अलग है, एशियन पेंट अपना स्टोर करता होगा, इंडिगो पेंट्स के अपने डिपोट्स होंगे, तो वहाँ पास ला करके वो अपना पूरा सामान को उतारता होगा, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। ऐसे ही रायपुर में उतारता होगा, ऐसे ही दिल्ली में उतारता होगा, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में, तो हर जगह ही इनकी 47 डिपोट्स हैं इंडिया भर में, जो कि एक अच्छी खासी बात है। देखो, अगर डिफरेंट स्टेट्स में अपने डिपोट्स बनाए रहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बना दिए डिपोट, अब ये भोपाल में जब भी पेंट की जरूरत होगी तो ला करके सामान यहाँ स्टोर कर देंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो बेचते रहो। ये बहुत बेटर है, इससे आपको रिटेल आउटलेट ज़्यादा खोलने के पे फोकस नहीं करना पड़ता है। एक जगह लाके स्टोर करो, रिटेल आउटलेट वाले आएंगे, खुद आपसे वहाँ से पेंट उठाएंगे, अपने अपने दुकान में ले जाके बेचेंगे, खत्म कहानी। बहुत आसान सिंपल सा है। तो इनके पास अभी 47 है, बट अंडर 3 से 4 और डिपोट्स जी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को ध्यान में रख लो। टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मार्केट कैप अच्छी खासी। यानी टियर 3 सिटीज़ और टियर 4 सिटीज़ कौन सी होती है? ऐसी सिटीज़ जो अंडर डेवलपमेंट है या फिर बहुत छोटी है, ठीक है। तो जैसे सिटी एक दिल्ली आपकी टियर 1 सिटी में आ जाएगी, इसके मुंबई टियर 1 सिटी में आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप छोटे सिटीज़ जैसे दिल्ली से अटैच जो बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ होंगी, वो आपकी टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में आ जाएंगी। तो छोटी सिटीज़ या छोटे मार्केट, टियर 4 आपके जैसे लोकल एरियाज़ हो गए, विलेज वगैरह के पास रूरल एरियाज़ हो जाएंगे, वो टियर 4 मार्केट में आ जाएंगे। तो इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है टियर 3 और टियर 4 मार्केट्स में। और ऐसा नहीं है कि ये मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ में एंटर नहीं कर रहे हैं। इनकी मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ में अभी मार्केट कैप कम है, हम बोल सकते हैं, बट वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको मैं ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा दिखाऊंगा, वहां से आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ तक की बात है समझ आई। अच्छा, थोड़ा आगे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझ आ गया। अब रिवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो 99% सेल से आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिपोट्स देखोगे तो हाँ, ये इसकी मैं बात कर रहा था वही। डिपोट्स में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, न्यू डिपोट्स ये कर्नाटका में डाल रहे हैं और दिल्ली में डाल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी ये नए डिपोट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो एडिशनली इन्होंने कर्नाटका में खोल लिया है और न्यू डिपोट्स ये ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए कैपेक्स यानी CWIP में है इनका, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। यानी जून तक के क्वार्टर में आपके ये दिल्ली और वो वाली कहानी, दिल्ली और किसकी बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश वाला डिपोट तैयार हो जाएगा, आपको जून वाले क्वार्टर में दिखना चालू हो जाएगा। और ये जैसे ही दिखना चालू
चालू हो गया, मतलब इसने प्रॉफिट बनाना अगले क्वार्टर से चालू कर देगा, यानी सितंबर वाले क्वार्टर में आपकी इसके प्रॉफिट भी दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये किसमें CWIP से आपका ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशनल से पैसे कमा के देना चालू हो जाएगा। अच्छा, आईपीओ की इनकी बात करेंगे तो आईपीओ में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको आराम से पढ़ लेना। आईपीओ में इन्होंने 1170 करोड़ रेस किए थे FY21 में, और जिसमें से इन्होंने 287 करोड़ ये लैक्स में दिया है, तो इसको करोड़ में चेंज करोगे 287 हो जाएगा, पीछे के 2 जीरो हटा दोगे तो करोड़ में हो जाएगा, यानी 287 करोड़ रुपए इन्होंने किस किस चीज़ों में एक्सपेंड कर दिया था। देखो, पहले तो इन्होंने एक्सपेंडिचर किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फंडिंग की थी उसको यूज़ कर लिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ें अपन नीचे आकर के देखेंगे भी, जब ये आगे आए थे तो इनका कैपेक्स हुआ था, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो पुड्डीकोटी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन मैं बोल रहा था थी, ठीक है, वो क्या है, ऑपरेशनल है। वही तमिलनाडु वाली बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु वाली ये जो चीज़ है वो अब ऑपरेशनल है, सिंपल सी बात है। हाँ, उसके कुछ पार्ट अभी CWIP में अभी भी अटके हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, उसमें और कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। तो जो तमिलनाडु में आपका यहाँ पुड्डीकोटी वाला जो पार्ट आ रहा था, वहाँ पास इसका कैपेक्स का जो पैसा आया था, तो यहाँ की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने उसी पैसे से खोली थी। उसके अलावा इन्होंने एक्सपेंडिचर का और पैसा किस में यूज़ किया था, टेंटिंग मशीन्स, ध्यान से देखो, टेंटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सारे के सारे पेंटिंग इंडस्ट्रीज़ में। जितने भी प्लेयर्स रहते हैं उनके पास, जितने के पास जितना टेंटिंग मशीन होगी उसकी सेल्स कहीं ना कहीं आपको अपराइज देखने को मिलती है। तो टेंटिंग मशीन में इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था, ठीक है, और कुछ जो डेट था उसकी रीपेमेंट में इन्होंने इस चीज़ों को यूज़ कर दिया था, कुछ जनरल कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए अगर पर्पस के लिए भी यूज़ किया था। इसके अलावा ब्रांड एक्सपेंडिचर में भी इन्होंने पैसे को यूज़ किया था। FY22 में आप ध्यान दोगे तो इनकी हाईएस्ट एवर एक्सपेंस आया था, किसमें आया था, 88 करोड़, वो भी ब्रांड एडवर्टीजमेंट में। इन्होंने उस समय पे MS धोनी को हायर किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा TV एड्स हो गया, इसके बाद YouTube एड हो गया, उसमें काफ़ी पैसा इन्होंने खर्च किया था। ये देखिए, ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। MS धोनी की एक अलग ब्रांड वैल्यू है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में अलग ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को इन्होंने चुना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी में अट्रैक्टेड भी इन्हीं के कारण हुआ था। जब मैंने देखा ना MS धोनी प्रचार कर रहा है इंडिगो पेंट के, तो मैं अट्रैक्टेड हो गया, क्योंकि अस पर्सनली MS धोनी को हर कोई पसंद करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और ये भी रहता है कि जैसे 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 इस बार का IPL में MS धोनी ठोक दिए, पूरा मचा दिए, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट में जब लोग देखते हैं ना, तो और गौर से देखते हैं, और MS धोनी ने इसका प्रचार किया तो हम तो पक्का ही लेंगे। तो ऐसी मेंटेलिटी निकल के आती है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं देख लूँ, हाँ जी, चलो हो रही है चीज़ें। ब्रांडिंग में काफ़ी अच्छा किया था। इसके बाद एक्सपेंशन की अगर बात करेंगे तो ये अच्छी खासी, देखो तमिलनाडु में जो इनका एक्सपेंशन चल रहा है, वह एक्सपेंशन वही पुड्डीकोटी वाले की बात कर रहे हैं, तो वाटर बेस्ड पेंट बनाने की इनकी और एक्सपेंशन चल रही है, यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग के में और एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। और इस एक्सपेंशन को एस्टिमेट किया जा रहा है, तो इनकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी, जो द एक्सपेंशन यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन एस्टिमेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 50,000 किलोलीटर पर एनम। यानी सिंपल से क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंशन यूनिट है जो कि एक्सपेक्टेड है, उसके कारण इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी में कितने बढ़ोतरी आ रही, 50,000 किलोलीटर पर एनम की। तो ये ध्यान दो कि इनकी जो अभी है उसके बाद अगर इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ती है, तो अभी इनकी 110 बोले थे, 1,10,000 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 130 to 140 आराम से पहुंच जाएगी, जो कि फंक्शनल होगी। फंक्शनल की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा रिवेन्यू नहीं जनरेट होगा। आप ज़्यादा पेंट बना रहे हैं तो ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा ना, हाँ जी। और ये अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो, पता चलने वाला है क्रूड ऑयल के कॉस्ट बढ़ने वाला है, तो क्या करेगी कंपनी, पहले से ही क्रूड ऑयल ले लेगी और उसके पेंट बना के अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेगी। अच्छा जी, वेयर हाउस में स्टोर करके फिर उसको टाइम टू टाइम सेल करती रहेगी। तो एक रिस्क मैनेजमेंट भी एक कंपनी ज़्यादा अच्छे से कर सकती है अगर उसके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अच्छी खासी है। देखो
क्रूड ऑयल लाए तो उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा हैवी और ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे, उसके पिंड बना लोगे। पिंड बना लिए तो वो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है। अब उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, तो उस एक्सपायरी डेट से पहले तो वो निकल जाने निकल जाएगी। तो ये कि रिस्क मैनेजमेंट में भी ध्यान देता है। तो सारी चीज़ें एक एक करके समझने की ज़रूरत है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पास ये चीज़ें देखने के बाद मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन अभी भी मैं बोलूँगा नहीं है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बढ़ानी है। मैं इसलिए वीडियो लंबी बनाता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इतने वीडियो लंबे क्यों बनाते हो। तो ध्यान रखो कि सारी चीज़ें मैं खुद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक भी पॉइंट ना छूटने पाए, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। दूसरों के वीडियो देखोगे 20 से 25 मिनट, आधा अधूरा ज्ञान, इधर उधर की बातें, तो वो चीज़ें आपको कोई काम की नहीं आने वाली है। ठीक है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, तभी काम का आएगा। अब देखो, कंपनी प्लान कर रही है कुछ स्टार्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सॉल्वेंट बेस्ड पेंट। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट कौन से पेंट्स हो जाएंगे, जो मिक्स पेंट आते हैं, जो ऑयल के साथ सॉल्वेंट रहते हैं, वो पेंट्स। तो उसकी नॉर्थन पार्ट है ऑफ इंडिया, किसकी, जोधपुर की बात कर रहे हैं, राजस्थान। तो वहाँ पास कंपनी प्लान कर रही है कि कुछ सॉल्वेंट पेंट और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अच्छा, इसके कारण ये सारा के सारा अभी ये जो चीज़ें हैं ये आपके CWIP पे अभी अटके हुए हैं। अभी तो अपने को उसी में दिख रहे हैं, जून वाले क्वार्टर में क्लियर हो जाएंगे जहाँ तक की चीज़ें मुझे लग रही है। तो आपकी नेक्स्ट ऑन क्वार्टर से, यानी सितंबर क्वार्टर से सेल्स आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। अच्छा, ये अगर चीज़ें फंक्शनल हो गई ना, तो इनकी एस्टिमेटेड जो जून का इनका कॉन कॉल भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे जून का कॉन कॉल मैं आपको पढ़ा के ही दिखा देता हूँ, चीज़ें साथ ही साथ हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नोट्स में जाएंगे इनकी, वैसे आप इनकी यहाँ पास से जा करके PPT में भी पढ़ सकते हो, बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको खोजना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर इनकी बात करूँगा, हाँ, तो कौन कॉल, हाँ, ये देखो इनकी सेल्स में, जैसे इनका CWIP यानी कैपेक्स ऑपरेशनल होता है, तो 1700 से 1800 करोड़ की सेल होने वाली है। साथ ही ये एस्टिमेटेड ये है कि अगर इनकी कैपेसिटी पूरी तरीके से फंक्शनल हो गई, यानी जितनी चीज़ें सारी फंक्शनल हो गई, तो 2500 करोड़ की सेल होने की भी चांसेस हैं। 17 से 1800, अभी इनके सेल्स कितने हैं इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बाद में, ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में देखेंगे। अभी इनकी सिर्फ और सिर्फ सेल साल भर की 1000 करोड़ की सेल है। अच्छा जी, 1000 करोड़ की सेल है, ध्यान से समझना। कितनी बढ़ जाएगी बोले हैं, 1700 से 1800 तो होनी ही होनी है। 1700 से 1800, मैं बोलता हूँ 1700 से 1800 नहीं भी होती है, 1500 होती है। हाँ जी, अगर 1500 होती है तो ये कितने परसेंट, 0.5% का गेन होगा, यानी 50% सेल में बढ़ोतरी आएगी। 50% सेल में बढ़ोतरी आएगी, तो क्या इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं आएगी? ध्यान से देखना, एक और चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इनकी ये आपकी सेल्स रही मार्च 2022 की, कितने की सेल किए, 906 करोड़ की। फिर कितने की सेल हुई, 1073 करोड़ की। यहाँ से देखोगे 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वार्टर में कितने के, जब 1000 करोड़ की सेल हुई, 1070 करोड़ की सेल हुई, 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी एक बात इसमें गौर करने की बात है कि सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट का मार्जिन है। ध्यान से यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्स जब बढ़ती है तो प्रॉफिट 2 गुण, जैसे सेल्स आपकी 10 to 20% बढ़ी तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, 10 to 20% बढ़ी, मतलब मान लेते हैं 10% बढ़ी, तो प्रॉफिट 20% से बढ़ जाती है, 25% या 30% से प्रॉफिट बन जाता है। तो ये इनका प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से भागता है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, और ये किसके कारण हो पाती है, प्राइसिंग पावर और ब्रांड वैल्यू के कारण हो पाती है, जो इंडिगो पेंट से बढ़िया कोई भी और इंडस्ट्रीज के पास मुझे पेंट में अभी नहीं दिखती हुई नजर। हाँ, वेल स्टेब्लिश की नहीं बात कर रहे हैं, बर्जर, नैरोलैक, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एशियन पेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, पर जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें बाकी प्लेयर से इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। बातें समझ आ रही है? तो ये चीज़ें समझ आई, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आने वाले समय में इनकी सेल्स तो बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ हाईएस्ट अवर दिखेगा। अच्छा, नोट्स में हम फिर से पहुंचते हैं, शायद हमने आखिरी पे पहुंच गए। एक और चीज़ है, इनका फ्यूचर प्लान को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, तो फिर अपन डायरेक्टली किस में आएंगे, फाइनेंशियल्स में आएंगे।
फ्यूचर प्लान्स में अगर देखोगे तो कंपनी प्लान कर रही है कुछ चीज़ें रेंज प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की, जैसे वाटर प्रूफिंग में ये एंटर करना चाहती है। अभी इनके ज़्यादा पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट वाटर प्रूफिंग में एंटर करना चाहती है। वाटर प्रूफिंग का मेन आप देखोगे ना तो ये इसका ज़्यादातर काम ना उसके पास है, एशियन पेंट के पास तो पहला है, बर्जर के पास भी कुछ है, नैरोलैक के पास भी है, पर स्पेडेलाइट जो फेविकोल वाली कंपनी है, उन चिपकाने वाली, फेविकोल के नाम से ही लोग पेडेलाइट को जानते हैं, उनके पास वाटर प्रूफिंग वाला कुछ सिस्टम है उनके पास अच्छा खासा। तो ये है डॉक्टर फिक्सिट वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है, पर ये इसमें घुसना चाहते हैं। तो ये एक इनकी हमने फ्यूचर प्लान की बात कर ली। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब थोड़ा देर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से बैठ के। अब फाइनेंशियल में जाने से पहले हमने क्या क्या बातें की, इनकी बिजनेस की बातें कर ली कि ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी सेल्स कैसे करते हैं, कितनी सेल्स है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सेल्स में इनकी बढ़ोतरी क्यों आने वाली है, और CWIP को कहीं तक हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। अब जो मेन हमारा इस फील्ड में आता है वो है फाइनेंशियल्स को समझना। हमने समझ लिया बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस फल फूल रहा है और इसके चांसेस भी है। देखो पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ के अभी बहुत बड़ी चांसेस है। अगर आप नॉर्मल जो पेंट यूज़ होता है इंडिया में उसकी ही कितनी मार्केट है, 8,000 करोड़ की मार्केट है, और इसमें इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस कितनी है, इनकी सेल्स उसके हिसाब से कितनी होगी। अगर इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो ज़्यादा सेल्स नहीं है, 15 से 20% या 25% की ही सेल्स करते होंगे। तो अगर 1,000 करोड़ का 15-20% यानी 200, 300, 400 करोड़ ही कर पा रहे हैं, 8,000 करोड़ की इंडिया में ऑर्गेनाइज पेंट की जो सर्विस की जा सकती है उसमें इनका कितना बड़ा शेयर हो सकता है। अच्छी ब्रांड वैल्यू, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर, अच्छी फाइनेंशियल, अच्छा मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट की मैं हमेशा बात करता हूं, तो अगर इनका आप मैनेजमेंट में थोड़ा सा जाकर के देखोगे तो इनके पास सारे के सारे एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं बोला कि सारे के सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं। ध्यान से इसको चीज़ों को मैं थोड़ा गौर कर देता हूँ, तो आप चाहो तो इनके पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। ये इमल्सन प्रोडक्ट्स हैं, इमल्सन ये वुड कोटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्राइमर, ये आपके सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, पुट्टी वगैरह में अंदर आ जाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद ये पुट्टीज़ हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे इनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट के सारे रेंज हैं, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हटाते हैं, हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे, मैनेजमेंट की। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहले जो हेमंत हैं उनकी कितनी बॉर्न हुए थे 1957 में, एज एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं तो ये ऑन बोर्ड कब से हैं, 2000 से, यानी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से ये ऑन बोर्ड है, यानी 20 से 22 साल। दूसरे बंदे को देखो 2018 से है, ये नई प्रोफेशनल हैं। इनके बारे में आप चाहो तो थोड़ी देर में अपने आप यह पॉज करके पढ़ सकते हो। अच्छा इनके ज़्यादातर की हम बात करेंगे, जैसे ये ऑन बोर्ड 2000 से ही है, ठीक है। ये कुछ नए बंदे आए हैं, 2016 से ये ऑन बोर्ड हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा 2014 से ऑन बोर्ड है, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस को आप कैसे नाप सकते हो, इनकी बर्थ से भी देख सकते हो। तो एक अच्छी खासी प्रेजेंस मेरे को हर जगह इनकी देखने को मिल रही है। फिर यहाँ देख सकते हो 2014 से ऑन बोर्ड हैं, तो इनकी ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मेरे को ऑन बोर्डिंग काफ़ी अच्छी पसंद लगी। एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस हमेशा बीट करता है टैलेंट को। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी चीज़ में। अच्छा अब हम डायरेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि अब सारा का सारा बिजनेस ही समझा देगा क्या। तो देखो बिजनेस की जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको उतनी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी उस स्टॉक को लेकर के, ठीक है, उस कंपनी को लेकर के, क्योंकि आप उसके पार्ट ओनर बन रहे हो। तो पार्ट ओनर बन रहे हो तो कंपनी को तो समझ लो। हम कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं किसी फ्लैट में किसी भी जगह पे गए और हमें एक लैंड चाहिए, तो हम आजू बाजू चीज़ें देख लेते हैं कि ये लैंड सही है, इसका ओनर कौन है, ट्रस्टेड ओनर है या नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ भी तो देख रहे हैं। अब उसकी मोल भाव करने की बारी आ जाती है इंडिगो पेंट की। अब सारे के सारे लोग जितनी चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे से सुने हो चल जाएगा, पर फाइनेंशियल को अच्छे से देखना। अगर आपको कहीं कमी लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस बनाओगे, ठीक है। तो इंडिगो पेंट्स की अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आप एक चीज़ देख सकते हो, उससे पहले ज़रा सा रिकॉर्डिंग की चेक कर लिया। ओके जी, सब प्रॉपर है। हाँ
मार्केट कैप हमने बात कर लिया, 7,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक का पीई देखो, स्टॉक का पीई कितना चल रहा है, 54.8, 54.8। अच्छा, इसको कंपेयर कर सकते हो आप दूसरे कंपनीज के पीई से। एशियन पेंट का पीई 70 चल रहा है, बर्जर का 75 चल रहा है, कैल्साइन नेरोलेक का 56 चल रहा है, जो पास पास ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिगो पेंट की पीई एशियन पेंट के पीई के बराबर ही हो जाता है। देखो, पीई का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बराबर हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है कि दोनों कंपनी बराबर हो। पीई का मतलब ये है कि प्राइस टू अर्निंग का रेशियो जो है वो दोनों के लिए सेम हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। अगर ये ध्यान से देखें तो इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जैसे इंडिगो पेंट्स का मीडियन पीई कितना चला है, इसको अपन जाकर के चार्ट में जाकर के पीई रेशियो में जाकर के 5 साल का नहीं देखते हैं, इसने 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ही हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका पीई करीब 100 के पास मीडियन पीई, ये व्हाइट लाइन जो दिख रही है ये 100 के पास का इसका, यानी 795 होगा, यानी 95 का पीई अप्रॉक्स आने के चांसेस हैं। अगर ये मीडियन पीई तक भी जाता है तो स्टॉक में कितना अप्रिसिएशन होगा, 60 to 70% अप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अगर उसी तरीके से आप दूसरे कंपनीज के पीई को कंपेयर करोगे तो जैसे हम ये किसको लेकर चल रहे हैं, ये आपका बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट का मीडियन पीई 5 साल का देखते हैं, 5 साल के पास पास ये मीडियन पीई पे ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा और किसको अपन देख सकते हैं, कैंसाई नेरोलेक को देखते हैं। नेरोलेक भी अच्छी खासी कंपनी है, इसमें मैंने होल्डिंग कुछ ले रखी है। तो आप इसके चार्ट पैटर्न पे जाकर के मीडियन पीई पे देखोगे, ट्रेडिंग एट इट मीडियन पीई पे ये भी ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा आप एशियन पेंट पे जाओगे, हाँ ये मीडियन पीई से थोड़ा नीचे गया है, पर ये भी मीडियन पीई को टच करेगा कुछ ही समय में। आप ध्यान से देखोगे मीडियन पीई टच किया फिर नीचे आया, पर ये ज़्यादा नीचे नहीं है, मीडियन पीई को फिर से टच करने जाएगा। और ये ध्यान से देखोगे तो इसने मीडियन पी से थोड़ा ड्रॉप इसलिए भी लिया क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई को रीच कर चुका है। अब लाइफ टाइम हाई रीच कर चुका है तो इससे ऊपर क्या ये नहीं जाएगा, वो अलग कहानी है। पर आपको मैं मीडियन पीई की कहानी दिखा रहा था कि हमने कितने स्टॉक देखे। हमने एशियन पीयर्स में जाओगे तो हमने एशियन पेंट, बर्जर, कैंसाई नेरोलेक। अच्छा, मैं इस एजो की क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर प्रोडक्ट सेगमेंट है वो व्हीकल सेगमेंट में है, वो ज़्यादातर पेंट ये व्हीकल्स के लिए सेल करते हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग साइड करके हटा के मैं कंपेरिजन करता हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंपेरिजन इसके साथ करना वो उतना सेंस नहीं बनाएगा। इसलिए इसका पी भी देखोगे काफ़ी कम पे, लो पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सारे कंपनीज में से बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलेक और एशियन पेंट अपने मीडियन पीई को टच किए हैं, बट इंडिगो पेंट एक अच्छा खासा कंपनी जो अपने मीडियन पीई को अभी तक टच नहीं किया, उससे काफ़ी लो पे चल रहा है, ये मीडियन पीई टच करने जाएगा, ये एक साइन मिलता है, क्योंकि ये सारे स्टॉक अच्छे कर रहे हैं। इसकी हाईएस्ट एवर अर्निंग है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर सेल है। ये पेंट एशियन पेंट की खोल दिया मैं, चलो ठीक है, इसको इंडिगो पेंट्स में चलते हैं तो आपको ये दिख जाएगा क्वार्टरली में हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो ये क्यों मीडियन पी को टच करने नहीं जाएगा? तो हाँ जाएगा भाई, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई। तो एक हमने पीई की बात कर लिया, बाकी सारे सेगमेंट्स को क्लोज करते हैं। एशियन पेंट, इंडिगो पेंट्स से हमारे काम का है चीज़ें। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ ऊपर है बुआ, ऊपर है। तो स्टॉक की हमने पीई की बात कर ली, तो एक मीडियन पे पीई तक जाने की मैंने एक प्रोबेबिलिटी बता दी कि प्राइस टू अर्निंग। देखो ये पीई कैसे बनता है, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि पीई आपका बनता है, अगर आप सिंपल से देखोगे तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय कितनी अर्निंग हुई है। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा तो ये पीई और घटता चला जाएगा, पीई और घटता चला जाएगा, और पीई और घटता चला जाएगा तो आपको और सस्ते में कंपनी मिलती चली जाएगी। और मीडियन पीई तक कंपनी ज़्यादातर कंसाइजली जाती हैं और उसको टच तो करती हैं, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव बनता है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे पीई को लेकर के, और क्योंकि मैं हमेशा पीई के अकॉर्डिंग चीज़ों को ट्रेड नहीं करता, बट काफ़ी लोग बोलते पी 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 पी, तो मैंने बोला कि इस बार पी से भी थोड़ा खेल के देखते हैं आपके लिए। चलो बुक वैल्यू पे बोलूँगा कि हाँ यार, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल रहा है 10 टाइम्स, बट 10 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये
ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हमने पी के अकॉर्डिंग भी देखा कि अगर पी मीडियन की तरफ जाता है तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सस्ता ही लगेगा अपने को। अभी 10 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। देखो ये कैसे देखते हैं, आप जनरली बुक वैल्यूज़ को और करंट प्राइस को कंपेयर करके देखो तो 10 गुने का फर्क आ रहा है, वही 10 टाइम्स। सिंपल सी बात है, जिसको मालूम है वो बोल रहा हूँ कि क्या बच्चे की तरह समझा रहा है। तो कई लोग नए देखते हैं तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, थोड़ा स्किप कर लिया करो आप लोग। अच्छा, इसमें इसके बाद बुक वैल्यू के बाद अगर आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी, ये एक डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर इंडियन के पास डेट ही नहीं है, जो अपने पैसे से एक्सपेंशन करना काम करना पसंद करती हैं, आप इसे कैसे देख सकते हो, आप बैलेंस शीट में जाओगे और आप इनको आराम तरीके से बैठ के आराम से देखना कि इनकी क्या बोरोइंग कभी भी ज़्यादा नहीं हुई है। एक समय पे ज़्यादा थी 36/70। इसके बाद इन्होंने जो कैपेक्स किया था 2021 में, ये कंपनी मार्केट में आई थी, उस समय जो पैसे आए थे उससे इन सारे बोरोइंग्स को चुकाया और उसके बाद डेट फ्री कंपनी हो गई, कंपनी खुद काम करना चालू की। तो यहाँ पास से एक चीज़ दिखता है कि ये डेट फ्री कंपनी यानी अपने ही पैसे से काम करना पसंद करती हैं। इसको आप कैसे देख सकते हो कि मार्च के बाद इनके सारे के सारे एसेट में इंप्रूवमेंट आई है। फिक्स एसेट इन्होंने विथआउट डेट 4 करोड़ का फिक्स एसेट को आज 265 करोड़ का फिक्स एसेट बनाया। मजाक है क्या? मजाक है क्या? नहीं है। इसके अलावा CWIP में भी देखोगे तो हाईएस्ट एवर कैपेक्स है। अगर ये फिक्स देखो कैपेक्स कितने का है, 251 करोड़ का है, और यही फिक्स एसेट में जड़ा जाएगा अगली बार तो फिक्स एसेट कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, 500 करोड़ का फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में अगर 500 करोड़ का जंप आता है तो आप रेवेन्यू पे देखोगे कितना जंप आता है। ध्यान से यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जब इन्होंने CWIP 3 करोड़ का किया था, फिर इसके बाद 51 करोड़ का किया, 51 करोड़ का कैपेक्स किया था। इसके बाद ये 51 करोड़ का जब कैपेक्स आपका फंक्शनल हुआ, ठीक है, या तो वहां पास आपके सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। आप ध्यान से देखो, मार्च 2022 के बाद आपकी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जब जब इन्होंने कैपेक्स पे ध्यान दिया, आप कैपेक्स मतलब जैसे इनका फिक्स एसेट बढ़ा, फिक्स एसेट से देख सकते हो, कैपेक्स यहाँ दिखाए नहीं है। अगर इनका फिक्स एसेट को देखोगे तो जब इनके फिक्स एसेट कितने हुए, 200 से 250 हुए। ये कब की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 से 2021 ऊपर जाकर किस फिक्स इसी बात के, मार्च 2020 से मार्च 2021। क्या ये सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है? 600 से 700 करोड़। फिर 700 से करोड़ के बाद आप क्या देखोगे, फिक्स एसेट में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, 3 करोड़ का ये कितने 4 करोड़ का ही इंप्रूवमेंट हुआ है। बट यहाँ सेल्स और ज़्यादा बढ़ के आई। ये एप्रिसिएशन एक साल में 3 से 4 करोड़ ही बढ़ा था फिक्स एसेट में, बट ये 600 से कितना हुआ, 900 करोड़ हुआ। 600 से 900 करोड़ होना यानी 350 करोड़ का एप्रिसिएशन होना, और 350 करोड़ का एप्रिसिएशन इसी वाले कैपेक्स के थ्रू आया, इसी वाले फिक्स एसेट के थ्रू आया। तो एक चीज़ समझना, जब जब फिक्स एसेट बढ़ता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर में तो नहीं दिखती, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी खासी दिखनी चालू हो जाती है। ये चीज़ें समझ आई? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो बहुत बेटर, आप आगे बढ़ो। तो हमने देखा कि इनके पास डेट नहीं है, ये अच्छी बात है। डेट टू बहुत कम पे काम कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमने देखा 12 करोड़ का डेट, पिछले मार्च में भी 12 करोड़ का था। मतलब ये बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखोगे 2022 से 2023 ये घूम घाम के आ गए। एक साल में इन्होंने और उधारी नहीं लिया, अपने ही पैसे से कैपेक्स कर रहे हैं, वो भी हाईएस्ट एवर कैपेक्स 251 करोड़ का कैपेक्स, बहुत बड़ा कैपेक्स है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें जनरली जहाँ कैपेक्स होते रहता है तो ललचा के सो इन्वेस्टर पहुँच जाते हैं, और उसी में हम भी आते हैं, तो हम भी पहुँच जाते हैं। ओके, आप थोड़ा गला सूख रहा है। कैपेक्स के बाद हम एक और इसकी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 132 करोड़ की है, जो कि हाईएस्ट एवर है, और आने वाले टाइम पे ये बढ़ने ही वाली है। अच्छा, क्वार्टरली सेल्स 12% से ग्रो किया, और ये भी नंबर हाईएस्ट एवर है, ठीक है। इसके अलावा आप इनकी प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 54% की है, और ये 54% एक आप हमेशा एडिशनल रेशियो में प्लेज परसेंटेज लगा लिया करो, तो आपको ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि पर प्लेज में चीज़ें नहीं है। प्लेज मतलब होता है क्या, सिंपल सी बात है, प्लेज में बोले तो गिरवी नहीं है। तो इनकी सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास खुद है, जितनी है, तो ये सेफली खेल रहे हैं गेम को। अच्छा, ROE की बात करेंगे तो 18% की ROE, जनरली मैं 20 प्रीफर करता हूँ, बट ये थोड़ी सी ही कम है। जैसे ही इनकी अर्निंग बढ़ती है, ये ROE 20-25 तक बढ़ के आ जाएगी अगले क्वार्टर, यानी जो अभी 7 तारीख को आने वाला है, उसमें आपको ROE 5 साल का देखना इम्प्रूव होके ही दिखेगा, ठीक है।
और ज़्यादातर चांसेस ये भी कि इनका जो CWIP में अटका हुआ चीज़ें हैं आपको जून क्वार्टर में उसकी 50 to 70% चीज़ें वर्किंग में आ जाएं, ऑपरेशनल आ जाएं, तो आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चार्ट की बाद में बात करेंगे। ठीक है, और बाकी हमने पीयर्स कंपटीटर्स की बात कर ली, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी हो चुकी है। क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे क्वार्टरली एनालिसिस करके वैसे कोई ज़्यादा अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि नए क्वार्टर आने वाले हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाईएस्ट एवर इंप्रूवमेंट है। ठीक है, 181 करोड़ से 254 करोड़, 254 से 288 और 288 से 325 करोड़। कितनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखोगे तो कितने 18 से 20% या 25% की सेल्स में इंप्रूवमेंट है। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि ये अभी तक का लोएस्ट है या मीडियन में कहीं आ रहा है, नहीं, ये हाईएस्ट एवर सेल है मार्च में। और हर बार आप देखोगे तो ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स बढ़ी हुई है सितंबर से, इसके बाद सितंबर से। अच्छा, यहाँ पास इनका एक क्वार्टर मिसिंग है, कैसे मिसिंग है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 2020 में, चलो ठीक है, यहाँ पर से अगर इसके बाद जून से देखते हैं 2021, जून 2021 जब ये कंपनी आई तो उस समय आप 156 करोड़ था इनका जून का क्वार्टर, फिर ये 224 हुआ और ये बढ़ा ही है। 156 से 224 होना यानी 30% तक का गेन है, मतलब सेल्स में इंप्रूवमेंट है। अगले वाले में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मेरी जहाँ तक एजप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर ये सेल्स इसी प्रकार से बढ़ रही है तो नेक्स्ट में 250 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही अपने को सेल्स देखने को मिलेगी। 250 तो मिनिमम है, इतना तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो अपसाइड रहेगा ही जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी देखते हो तो आपकी इनकी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 करोड़ का दिख जाएगा, जो अभी तक कभी नहीं आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखोगे जो कि तो भी ये क्या है 49 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर है। अब तक ऐसा प्रॉफिट कभी नहीं देखा गया था। तो ये चीज़ें समझिए कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है भाई। ये टैक्स यहाँ पास थोड़ा सा कंजूसी किए थे, -31%, यहाँ टैक्स में थोड़ा सा घपला किए थे, बट नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने टैक्स को पूरी तरीके से प्रॉपर कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत की बात अपने को नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप ध्यान से देखो, हाईएस्ट एवर है 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाईएस्ट एवर है। तो फिर भी स्टॉक नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ें आपको अपने से पूछना चाहिए। क्या ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए या आपके लिए छलावा है, ये आपको खुद अपने लिए सोचना है। बाकी मैं अपने लिए काफ़ी डिसीजंस ले चुका हूँ, अब आपकी बारी है। तो ये चीज़ें आपको समझने के बाद पूरी डिसीजन लेना है। देखो आधा अधूरा देखोगे, बीच में अगर आखिरी में जाते जाते मैं बोल दिया ये भी दिक्कत है, उसको नहीं सुने और ले लिए, फिर अटक जाओगे, फिर बोलोगे कि इसके कारण तो हम अटक गए, फिर बाद में मैं बोलूँगा कि आगे की तुम सुने नहीं इसीलिए तुम निपट गए। तो इस चीज़ को भी गौर से देखना है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नए क्वार्टर आने वाले हैं, फिर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को अगर कंपेयर करते हो तो सेल्स हाईएस्ट एवर है। और ये इनकी सेल्स ऐसा नहीं है कि कभी कम हुई है, हमेशा बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है, हमेशा ऐसे। और इनकी सेल्स बढ़ती ही गई है, यानी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से इनकी अगर कंपैरिजन करोगे तो टिल 2012 जो हमें डाटा अवेलेबल है पुराने 10 सालों का, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करना आता है। उन्होंने अपनी गलती से सीखा है। जो इन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट था, कभी 0 करोड़ का प्रॉफिट था, कभी लॉस में गई कंपनी 2015 में, फिर लॉस में, फिर लॉस में। इस लॉस से इन्होंने सीखा और उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई। और ऐसा नहीं है, एक समय तो इनकी 132 करोड़ की सेल ही नहीं थी 2016 तक देखो, यानी इनकी कंपनी की कितने साल हो गए थे, 2000 में इनोग्रेट हुई, यानी 16 साल तक है इनकी आज की जो प्रॉफिट है वो उतनी इनकी सेल नहीं थी। सोचो 124 करोड़ की सेल थी, आज 132 करोड़ का अकेला प्रॉफिट है। यानी 2016 से 2023 कितने साल आते हैं, 8 साल आते हैं। 8 साल में इसने कितनी मतलब मैं तो इसे बोलूँगा काबिल बनी है, कितनी काबिल बनी है। आप ध्यान से देखो कि 2008 से अभी तक ये इतनी काबिल हो चुकी है ये कंपनी कि अपने सेल्स को आज ये इतना प्रॉफिट बना चुकी है। सेल्स को प्रॉफिट बनाने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा सेल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा इनकी
कैपेसिटी या बोल सकते हैं या क्षमता आ चुकी है, एक्सपीरियंस इससे इतना गेन हुआ है। तो ये चीज़ें अपने को एक कंपनी के बारे में पता करने में बताती हैं कि आने वाले समय में कैसा करेंगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी आप लॉजिकली भी देखा करो, काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। नेट प्रॉफिट इन्होंने 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट को आज 132 करोड़ कर दिया है, यानी अगर 2018 से कंपैरिजन करें तो कितना गुना किया है, 30 गुना, 30 गुना भी नहीं बोलेंगे, 3 चौक 12, यानी कितना 40 गुना बढ़ाया है भाई। 40 गुना आपने प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट करना भाई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। 2018 कोई बहुत पुराना डाटा नहीं है, ये कुछ पुराने साल्स का ही है। ठीक है, 2 4 6 से 7 साल पुराना ही है। उसमें अपने को समझना है कि 7 साल में अगर ये कंपनी अपने मतलब अगर आप इसे थोड़ा और नीचे भी जाओगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 102% का है। अगर आप दूसरे कंपनीज का उठा के देखना, एशियन पेंट का उठा के देखो या किसी का 20% से ऊपर या 25% से ऊपर आपको 5 इयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट्स का नहीं दिखने वाला है। यानी सीपीजी हमेशा इस कंपनी का अच्छा रहा है। अच्छा, 10 साल में 72% इंप्रूव की है, 3 सालों में देखोगे 40% प्रॉफिट में। वही बोल रहा था ना 40 गुना हुआ है, तो सिंपल सी बात है, वो लॉजिक में आ जाता है। जैसे आप करते रहोगे ना तो आपको सिंपल दिख जाएगा। 3 से 132 हुआ तो 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, अच्छा सॉरी 3 से 132 हुआ तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो आपको 40 दिख जाता है। तो आपको 3 ईयर में भी देखोगे तो 40 से 50% इंप्रूवमेंट हुआ, उतना मजाक नहीं है यार। ठीक है, अच्छा कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी अगर देखोगे 10 साल में 37%, 10 साल भी नहीं देखते हैं तो 5 साल देखते हैं जहाँ से इनकी गोल्डन पीरियड चालू हुई है तो 21%। दूसरे के देखोगे तो इनकी भी यहीं पास दूसरे की भी सेल्स ग्रोथ यहीं झूलती है, बट उनके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ब्रांड पावर इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इंडिगो पेंट धीरे धीरे दूसरे कंपनी से छीनती चली जा रही है। अच्छा, मैं आपके सामने 3 पेंट रख दूँ ना, एशियन पेंट, बर्जर पेंट या नैरोलैक रख देते हैं और इंडिगो रख देते हैं, तो आप खुद अपने आप से पूछो कि आप कौन से पेंट को उठाओगे। हो सकता है कई लोग, मैक्सिमम लोग बोल रहे हो एशियन पेंट हम उठाएंगे क्योंकि नॉन ब्रांड है, पर मैंने अपने हिसाब से जब सवाल पूछा तो मैं बोला इंडिगो पेंट उठाऊंगा, और मेरे को तो चारों में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। तो ये चारों में जब कोई अंतर नहीं है तो इनमें इतने गैप क्यों हैं, इतना मोल भाव क्यों चल रहा है, इनकी मार्केट कैप इतनी अंतर में क्यों है? ये धीरे धीरे आप 5 से 6 साल में देखोगे ये अंतर समान हो जाएगा। जैसे आज इंडिया में सारे कास्ट को एक बराबर धीरे धीरे सम्मान मिलते चला जा रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी कास्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब एक समान होने वाली है। अच्छा जी, ये चीज़ें आपको यहाँ समझ आई। हमने क्वार्टरली रिजल्ट बात की, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल बात कर ली। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आप ध्यान से देखो तो जब कभी इनका माइनस में झूलता था अर्निंग पर शेयर, आज 27 रुपये यानी हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर है इनकी, देख सकते हो आप P&L में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, बैलेंस शीट में बात करें तो बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखोगे तो रिजर्व इन्होंने हाईएस्ट एवर बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं ये बात को भी अपने को ध्यान देना है, विथआउट बोरोइंग। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिजर्व कैसे बढ़ रहे हैं। रिजर्व को कई बार बोरोइंग लेकर के बढ़ाया जाता है। अब बहुत सारी कंपनीज में देखना कॉमन फैक्टर देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर बैंकिंग में ऐसा होता है, बट उधर का एक अलग कहानी चलती है, उसको कभी और डील करेंगे। बट रिजर्व को कभी बोरोइंग लेकर के बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो और लाइबिलिटीज ही क्रिएट करता है। ये कंपनी ऐसा समझती है, इनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, विदाउट बोरोइंग इन्होंने रिजर्व को बढ़ाया। अच्छा, बोरोइंग को अगर थोड़ा ब्रेक डाउन भी करोगे तो वो बोरोइंग कोई खास बोरोइंग नहीं है। ठीक है, उनकी जो बोरोइंग है वो एक लीज लाइबिलिटीज़ है। लीज लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि कुछ एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली गई है। ठीक है, तो वो सारी लाइबिलिटी है। किसी हम बोलते हैं ना, कई बार हम लीज पे पैसे लेते हैं, यानी कोई चीज़ गिरवी रख के पैसा लेते हैं, वो ऐसी टाइप का ये बोरोइंग है। तो उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर CWIP अगर आप इनकी बोरोइंग को देखोगे ना अदर एसेट्स में जाकर के, अरे इनके पास कैश इक्विवेलेंट ही 49 करोड़ का है। 49 करोड़ से 12 करोड़ चुकाना कोई बड़ी बात है का? आराम से चुका देंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें मेरे को नहीं दिखने को मिलती है। अच्छा, ये चीज़ें समझ आई। अगर इनकी फिक्स एसेट के देखेंगे तो ओवरऑल बड़े हैं,
ठीक है, फिक्स एसेट टाइम टू टाइम बढ़े हैं। CWIP हाईएस्ट एवर है, इसमें हमेशा गौर करना चाहिए। और ये फंक्शनल अगले क्वार्टर में या सितंबर के क्वार्टर तक में पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएंगे, तो वहाँ आपको ये प्रॉफिट में भी दिखना चालू हो जाएगा। आपकी सेल्स ग्रोथ जो अभी 1100 करोड़ पे झूलर रही है ये साल भर की, ये 1800 से वही 2500 तक का जो एस्टिमेट मैं आपको शुरू में बताया था, ये कंपनी की इतनी एस्टिमेट है। इतना मत लो, उससे थोड़ा कम करके भी लोगे तो 1500 करोड़ तो आना ही आना है। और अगर 2500 करोड़ पूरा फंक्शनल हो गया, 2500 करोड़ कंपनी ने बोला है, 2100 करोड़ लेके चलो, 2100 करोड़ आ रहा है, आज 1000 करोड़ है, 2100 करोड़ की सेल होगी, यानी 2 गुना सेल में इंप्रूव हुई। अगर 2 गुना सेल में इंप्रूव हुई तो यहाँ 3 गुना इंप्रूव होगी प्रॉफिट में, यानी एक कितना अभी 132 करोड़ का प्रॉफिट है, आपको 250 करोड़ का प्रॉफिट नहीं दिखेगा। 250 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट दिखे तो आपको अगर 3 गुना मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, 3 गुना से कम ही लेके चल रहा हूँ, 250 करोड़ का प्रॉफिट दिखे, 300 350 नहीं बात कर रहा हूँ, 300 बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है, आपको समझ आएगी कि प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी, ये बात अपन को फिक्स दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है, अब कंपनी ने जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे, उससे कम ही लेकर के चीज़ों को नाप रहे हैं। देखिए P&L समझ आया, आपको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब थोड़ी चीज़ें बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट को से आप बोलोगे बैलेंस शीट तो ख़त्म ही कर दिया ऊपर के समझाने के चक्कर में, ठीक है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कैश फ्लो मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ। कैश फ्लो आपको सिंपल सी चीज़ें ही बता देता है कि कितना पैसा कब आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो हमेशा इनका देखो, कैश फ्लो थ्रू ऑपरेशंस कभी नेगेटिव में हुआ था, आज ये पॉजिटिव में है। और कैश फ्लो इनका अच्छा खासा है भाई, इंप्रूव हो रहा है भाई, कि इंप्रूव हो रहा है। और नेट कैश फ्लो कभी हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में झूलता था, आज ये पॉजिटिव की ओर बढ़ता हुआ चल रहा है विथ स्टेबिलिटी। अच्छी खासी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब इसके बाद हम इसमें आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या बात कर ली, फंडामेंटल्स में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब जो नया क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो चीज़ें ताकि आपको और बेटर वे में इसकी समझ आ सके, ठीक है। तो बैलेंस शीट हो चुकी है हमारी ख़त्म। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर सेशन पे। इन्वेस्टर सेशन पे जाओगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसके कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पास सितंबर 2022 के बाद कोई इंप्रूवमेंट, दिसंबर 2022 के बाद इन्होंने थोड़ा सा अपने शेयर्स पैटर्न पे थोड़ी गिरावट की है। और ऐसा नहीं है, उसकी ज़्यादातर जो गिरावट है वो थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ की हैं, और ये थोड़े बहुत बोर्ड्स के जो डायरेक्टर उनके पास जो होल्डिंग थे वो सेल करके गए, तो ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं, मतलब बहुत बड़ी सेल नहीं है, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एफआईज़ की होल्डिंग देखोगे तो बड़ी है, और डीआईज़ एफआईज़ उल्टा काम करते हैं। एफआई डीआईज़ तो एक की बढ़ती है तो एक की घटती है, आप ये ध्यान से देखना। अब ये मैं हमेशा ध्यान से आपको बोलूँगा, एफआईज़ की होल्डिंग बढ़ेगी, एफआईज़ और डीआईज़ की भी होल्डिंग अगले क्वार्टर में बढ़ेगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसकी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट मैं आपको थोड़ा देर में टेक्निकल चार्ट में दिखाऊँगा। अगर पब्लिक की भी बात करेंगे तो आपको ये जो 34% पब्लिक में दिख रहा है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो तो आपको ये 34% नहीं देखने मिलेगा। अगर पब्लिक का सेक्टर को ब्रेक भी किया जाए कि पब्लिक के पास एक्चुअल में कितने शेयर हैं, तो आपको ये 34% तो दिख रहा है, बट उसमें से 13% एक SCI इन्वेस्टमेंट के पास है, और 12% अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एक ही है। SCI अगर ध्यान से देखोगे तो, चलो तो SCI 4 और SCI 5 के कोई इन्वेस्टमेंट है, उनके पास इसके 2 शेयर्स में अच्छी खासी प्रकट है, यानी 12 24 25% इनके अकेले का है। अगर 25 माइनस कर दोगे तो करीब 8 से 9 बचेगा। 9% ही सिर्फ नॉर्मल पब्लिक यानी रिटेल इंडिविजुअल, जिसमें से हम और आप जैसे लोग आते हैं, उनके पास वो स्टॉक है। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलना है कि इन्वेस्टमेंट में भी कितना पोर्टफोलियो किसके पास है। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड कौन से आते हैं, प्रमोटर, एफआईज, टीआईज और एचएनआईज या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वाले, वो उनके पास ज़्यादातर है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि पब्लिक की इतनी प्रेजेंस नहीं है। इस कंपनी को ही ज़्यादातर कौन रेगुलेट कर रहा है, प्रमोटर्स रेगुलेट कर रहे हैं, एफआई, डीआई, और उन्हीं के हाथों में चल रही है। और इसमें ज़्यादा वो पैसे खींच भी नहीं सकते एक रिटेल से। देखो, जिसमें ना रिटेलर्स की ज़्यादा प्रेजेंस होती है ना, उसमें इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे खींच सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने के लिए आपका कॉम्पिटिटर आसान है। ध्यान से समझना।
ऐसी कंपनी जहां पास रिटेल इंडिविजुअल्स फंसे होते हैं या रिटेल इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं। रिटेल इंडिविजुअल्स में मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, और पब्लिक में भी ऐसे लोग जो हम और आप जैसे हैं, जिनके पास ज़्यादातर क्वांटिटी किसी शेयर की होती है। अगर वो प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस है, तो इन्वेस्टर्स क्या उतना उनके पास नॉलेज है कि वो रिटेलर्स को बेवकूफ़ बना करके निकल जाएंगे और उनके छोटे छोटे पैसे को कब लेकर के चले जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा। बट यहाँ तो सारे ही स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, FIs हैं, DIs हैं, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट वाले, ये एक एक रुपए एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और दैट्स द ब्यूटी। धीरे धीरे जैसे जैसे इनको लगेगा कि अब कोई एक दूसरे से लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, उस दिन इस स्टॉक को देखना कि कौन सा बैगर बनता है, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे, ये सारे लोग एक जैसे मीटिंग करेंगे। ये नॉर्मल से मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, ऐसा होने वाला नहीं है, बट एक चीज़ समझो, सारी लोगों की मेंटेलिटी एक, यानी इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी एक जैसी जिस दिन हो गई और उस दिन समझ गए कि एक दूसरे से लड़के कोई फायदा नहीं है, तो रिटेल पब्लिक को लाने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस को दनादन ऊपर करेंगे। अब जैसे ही कोई स्टॉक, हम रिटेलर्स की क्या एक खास बात रहती है कि जैसे ही कोई स्टॉक ऊपर जाना चालू करता है तो हम दनादन खरीदना चालू कर देते हैं। हमें लगता है उससे बढ़िया स्टॉक है ये नहीं है कोई, और एक्चुअल में उसी कंडीशन, वही कंडीशन बेटर रहेगी इनके फेवर में। अब वो समझेंगे कि अब तो रिटेलर आ रहे हैं, अब धीरे धीरे अपना माल इनसे चिपकाते जाओ, अब ये सामान को बेच के अपने को निकलना है। उस समय तक आते आते ये कंपनी एक मल्टी बैगर बन चुकी होगी। ये चीज़ें मैंने आपको एक जनरल प्रोस्पेक्टिव भी समझाने की कोशिश की, जो मेरा मानना है इस स्टॉक को लेकर के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड से ये छोटी सी बात समझ आ रही है। अब आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब सारी चीज़ें हमने फंडामेंटल्स बात कर ली, बिजनेस बात कर ली, टेक्निकल की बात आती है। टेक्निकल में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है इस चीज़ को समझते हैं। आप लोग का फेवरेट भी है, क्योंकि इसके बाद अपना आप डिसीजन बनाते हो। उससे पहले एक बार हम फिर से वही चीज़ें लाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ड्राइंग को रिमूव कर दी है। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, टेक्निकल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आज ये कौन सी लाइफ टाइम हाई से हमने सिंपल सी बात की कि आज 50 से 55%, यानी 50 कितना परसेंट डाउन है, वही 50-55% डाउन है, 54% डाउन है। ये कोई छोटा अमाउंट है क्या? नहीं अमाउंट है। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, अब इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स, कब विद द हैंडल है बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और एक रेंज बॉन्डेड भी आ रहा है जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स से इसको टेक्निकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक एक करके समझते हैं। तो पहली बात तो एक इनका जो टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई का है, जिसको हम आखिरी में बताएंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, इस स्टॉक को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें, अब यहाँ पास से आप ध्यान से देखना कि एक पैटर्न हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका क्या है, हेड एंड शोल्डर। और ये हेड एंड शोल्डर कैसा बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बनने वाला है। इसको अगर ध्यान से समझोगे तभी ये चीज़ें समझ आएगी। इसीलिए अब आखिरी के 1 मिनट या 2 मिनट हर चीज़ छोड़ दो और सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करो, और ये चीज़ खुद आप प्रैक्टिस करना, तब आके जा करके आप अपने डिसीजन खुद लेना। देख भाई, मेरे कहने से कुछ मत करना कि आगे जा करके तू मेरे को कहे कि इसी कारण लिया हूँ और फिर डूब जाए, ठीक है। डूबेगा तो नहीं, वैसे एग्जिट एंट्री सपोर्ट करेगी आपकी। चलो, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट से चलते हैं। यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बनना चालू हो गया था, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो, तो एक यहाँ पास इसका है शोल्डर बना, एक शोल्डर बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर छोटे बड़े हो सकते हैं। एक और शोल्डर बना, फिर एक और शोल्डर बना, फिर यहाँ छोटा सा एक शोल्डर बना, और अब ध्यान से, यहाँ से चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, ये इतने सारे आपके शोल्डर्स बने जिस समय ये नॉर्मल एक रेंज पे दौड़ रहा था। फिर इसके बाद आपका एक ये बड़ा सा शोल्डर तो नहीं है, ये आपका हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके शोल्डर हो गए, एक बड़ी सी हेड। अगर ये ऊपर जाता है, और हर चीज़ हम अगर के ही लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर की ही बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सा हेड बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि एट द एंड ये अपना बॉटम रीच कर चुका है। अगर एक नॉर्मल रेंज जहाँ से ये रहता था वहाँ से भी इसका लाइफ टाइम नीचे तक देखोगे तो 60% नीचे आया है। वो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर हो, सारी चीज़ें हाईएस्ट एवर हो, उस समय भी वो नीचे आए तो वो भाई
वो लाया गया है, वो खाता खुद से नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस स्टॉक की यही खास बात है, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक हैंड वाली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर जाता है यहाँ तक और यहाँ पास से फिर हेड कुछ एक आध शोल्डर बनाएगा या 2-3 शोल्डर बनाता है, कुछ भी बनाता है, हम तो उससे लेने देने नहीं है। हम एक टारगेट लेते हैं कि हमारा टारगेट इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है। यहाँ से यहाँ तक उठाओ और चुपके से हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर चिपका देते हैं। ओके जी, अभी हमारी प्राइस क्या चल रही है? अभी हमारी प्राइस चल रही है, ये रहा हमारा प्राइस। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपके लिए। तो एक ये हमारी करंट प्राइस चल रही है और हमारा जो हमने चार्ट बनाया उसके हिसाब से टारगेट ऊपर तक आता है। तो हमारा गेन कितना होगा यहाँ से गेन आपके होने के जो चांसेस है दैट्स 193%। 193%, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था, आपका 119% का आप गेन कौन सा है? तो ये तो 200% गेन एक के एक चांसेस हैं। एक तो ये है अगर इस प्राइस पे है, अगर इस टारगेट के लिए अब अगर मैं बोलता हूँ 200% गेन के लिए 2 साल भी लग गए, यानी कितने क्वार्टर? 8 क्वार्टर। 4 दिखाता हूँ फिर 4 इसमें दिखाता हूँ, 8 क्वार्टर भी हो गए। और 8 क्वार्टर में अगर 200% का गेन है, पर ईयर 100% का गेन है, पर क्वार्टर अगर डिवाइड करोगे 25% का गेन है, ठीक है। ध्यान से देखो, 25% का गेन हर 3 महीने में मजाक है क्या? हलवा है क्या? इतना स्टॉक मार्केट में कौन पैसा बनाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना कि कैसे, मतलब अगर 4 साल भी लग गए तो हर साल 50% का गेन, भाई कोई छोटी वैल्यू नहीं है। तो अगर हाँ, इसमें आपको थोड़ा दिल पे पत्थर रख के आराम से बैठने की ज़रूरत पड़ेगी इस स्टॉक में, ठीक है। और उतने भी मत इन्वेस्ट कर देना कि आँख के आंसू रोना पड़े कि कभी स्टॉक जाए तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो ही नीचे दिखना चालू कर दे। ऐसा कभी करने की जरूरत नहीं है। उतना ही करो कि जित अगर लॉस भी हो जाए तो उसी अगर रामचंद्र की जय करके आप साइड होकर निकल जाओ, ठीक है। मतलब उसको होल्ड करके बैठ सको, वो ऐसे पैसे इसमें इन्वेस्ट करो कि आप समझ जाओ कि ये पैसा है ये नहीं है, हाँ पर प्रॉफिट दमदमा के देंगे। अच्छा जी, ये हो गया एक। तो ये टारगेट बन रहा है, इसको रिमूव करते हैं। अब इससे छोटा टारगेट कौन सा बन रहा है? अगर ध्यान से देखोगे तो एक और टारगेट है इसमें। अच्छा जी, कई बार ना ट्रेडिंग व्यू अटक जाता है। अच्छा, तो एक और टारगेट जो हम नॉर्मल लेकर के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये लाइफ टाइम हाई तक भी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पास से इसको बड़ा करके डिलीट मार दूँ, ठीक है। तो एक है कैंसिल, कहे हम बाहर जाएंगे भाई, ठीक है। तो एक लाइफ टाइम हाई के लिए ही प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा डाउन ट्रेंड हो गया जाएगा ये। तो लाइफ टाइम हाई आपका कितना परसेंट का गेन दे के जा रहा है? अगर अभी एंटर करते हो 119%, कितना परसेंट का गेन है? 119%। 119% का गेन मजाक है क्या? नहीं। अगर इसको भी 2 साल आने में लग जाते हैं, हर साल 50% का गेन, अभी मजाक नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसे स्टॉक ला के देता हूँ जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और अपॉर्चुनिटी इमेंस है। सो यही ब्यूटी है हमारे बुल्स और बियर मार्केट चैनल की, ठीक है। पर अपने डिसीजन आपको खुद लेने हैं। मैं अभी भी बोलूँगा, मेरी इसमें कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बस सिर्फ आपको इस चीज़ों को सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया आपका सेकेंड टारगेट। और इसके अलावा भी आपके इसमें बन रहे हैं टारगेट, छोटे छोटे टारगेट हैं, ठीक है। फिर भी उनको भी देख लेते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी क्लियरेंस आ जाएगी इस स्टॉक को लेकर के, ठीक है। हाँ, अगर एक नॉर्मल सा यहाँ पास भी आपका क्या देख बनता हुआ नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अभी बना नहीं है पर एक पॉसिबिलिटी है कि बने। तो एक शोल्डर ये हुआ, दूसरा शोल्डर ये हुआ, तीसरा शोल्डर ये हो गया, चौथा शोल्डर ये हो गया और 5वां ये हेड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये चीज़ें भी सक्सेसफुल होती है तो आप ध्यान से देखना, इसके बॉटम से उठाते हैं चीज़ें और ऊपर तक लगाते हैं और इसको यहाँ से ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है। कितने परसेंट का? अगर टारगेट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ टच करता है फिर आपका शोल्डर बनता है और आप वहाँ पास से एंट्री लेते हो
तो भी आपकी अभी इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट, 44% की गेन है। अगर आप यहाँ एंटर करते हो, अगर यहाँ एंटर कर लिया जाए तो अभी भी ये छोटा वैल्यू नहीं है, ये कितना 66% का गेन है। ये आपका तीसरा टारगेट। पहला टारगेट कितना बताया मैंने, 200%, 198%, वही 200% के। दूसरा 119%, 119 मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, 119%। और तीसरा कौन सा आता है आपका, 66% का गेन। ये आपका तीसरा टारगेट हो गया। ये आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब एक इसके अलावा भी पैटर्न है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा पैटर्न देखते हो तो आपको दिखेगा आराम से। अगर मैं इसको क्या लेता हूँ, कब विद द हैंडल के अकॉर्डिंग जाएं, ठीक है। छोटी सी रेंज है कब विद द हैंडल की, फिर भी आप इसको ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। कब विद द हैंडल, तो ये आपका कप बना, ये आपका हैंडल बना, और यहाँ कॉम्प्लेक्स हैंडल है। एक ये हैंडल हो गया, फिर एक यहाँ से फिर से हैंडल होगा, ठीक है। और यहाँ पर से अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है तो यही वाला टारगेट आप फिर से उठा सकते हो। यही टारगेट सेम टू सेम उठाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको ऊपर चिपकाओगे, चिपका दिए। अब अभी आप यहाँ से देखो 36% का, अभी भी आपको यहाँ से तो देखो, अगर इसमें कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें मल्टीपल टारगेट्स बार बार आ रहे हैं, तो आपका लोअर टारगेट यानी सेफर टारगेट 36% वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये टारगेट तो अचीव होना ही होना है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसमें टाइम लग सकता है। मैं जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हर चीज़ फिक्स नहीं बोल देते, होगा पर एक अपने समय के साथ होगा। जब मार्केट को खुद लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इस स्टॉक की इतनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है बंदा, तो समय करो। तो ये सारे के सारे इसमें टारगेट, मैंने 4 टारगेट्स आपको बताए, ठीक है। अगर अभी आप भी अगर भी इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो अभी मैं आपको और टारगेट दिखा सकता हूँ। इस पर टारगेट की भमार है, ठीक है। ये चौथा टारगेट 36% का। पहला टारगेट 200, दूसरा 119, तीसरा टारगेट 67% का आई थिंक सो बताया मैंने, और चौथा टारगेट अभी मैंने बताया कितना, दैट्स 36% का। ध्यान से समझ लो। और अभी 5वां टारगेट भी आपको मैं दिखाता हूँ। टारगेट पे टारगेट है भाई, बहुत टारगेट है इसमें। अच्छा यहाँ ध्यान से समझना, ये आपकी एक, तो यहाँ पास एक और पैटर्न बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न की कमी है। तो एक यहाँ पास अगर सिंपल देखोगे तो ये क्या है, कब विद द हैंडल बन रहा है। छोटा सा है बट कोई नहीं, बना के देख लिया अपन ने। अच्छा जी, ये थोड़ा सा वो हो गया डिस्टर्ब। तो ये हो गया आपका कप, और ये हो गया इसका छोटा सा हैंडल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप उठाते हो चीज़ों को, जो इसका बॉटम है उससे, और उसको ऊपर तक ले जाते हो, जो अभी प्राइस के ऊपर तक, तो आपको यहाँ पास से भी, अभी जहाँ ये ट्रेड कर रही है वहाँ पास से भी करीब 8 से 9% का गेन है। तो देखो इसमें छोटा गेन भी है, बड़ा गेन भी है। मैंने इसमें आपको टोटल 5 गेन्स बताए, और ये सारे के सारे टेक्निकल टारगेट्स के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि हम हवाबाजी में कोई ट्रेड को उठा रहे हैं, मतलब कोई टारगेट को मैं बता रहा हूँ। सारे के सारे टारगेट आपके निकल के आए हैं। तो 200% गेन, 119% गेन, 67% गेन, 36% गेन, फिर आपके 10% गेन, यानी आपकी गेन की भरमार है। अच्छा, इसके अलावा भी गेन है, ऐसा नहीं है कि इसमें गेन ही नहीं है। अगर यहाँ पास एक टारगेट देखते हैं V20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, यस इट्स पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल है चीज़ें। ध्यान से इसको देखो। अगर मैं इसे V20 स्ट्रेटेजी अभी कभी आपको अब सिखाऊंगा, खाली बैठे रहूँगा तो, ठीक है, वीडियो में। चलो आप लोग के ऊपर है, जब आप सीखना चाहो तो कमेंट कर देना, हम सिखा देंगे। V20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ें लगातार 20% ऊपर जाती है, तब हम उसको एक रेंज मानते हैं, और उसी रेंज के अकॉर्डिंग वो रेंज कभी ना कभी वापस एक बार रिपीट होती है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये रेंज यहाँ पास अभी ट्रेड चल रहा है आपका, ये यहाँ पास से, और ये, तो इस V20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी अभी भी इसमें 16% के गेन है। यानी मैंने आपको 6 टारगेट्स बता दिए। अब इससे ज़्यादा क्या ही होना है भाई, ठीक है। और अगर स्टॉक नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है भाई कि आपने टारगेट दे दिया तो ऊपर ही जाएगा। नहीं भाई, मैंने ऐसे टारगेट ऊपर दे दिया तो ऊपर ही जाएगा, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। ये आपकी बॉटम तक नीचे भी आ सकता है, और ये बहुत रेयर है, क्योंकि वो अपनी हेड तोड़ना नहीं पसंद करेगा, और ये इन्वेस्टर भी नहीं चाहेंगे।
क्योंकि उनका मूड बन चुका है रिटेलर्स को फंसाने का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग, इस प्रमोटर्स यानी FIDs की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड की बात कर रहा हूँ, तो उनकी होल्डिंग क्यों बढ़ेगी। आप ध्यान से देखो, यहाँ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। इतना ग्रीन कैंडल इससे पहले बीच बीच में कई बार आया है, पर उतना कभी इसके अलावा नहीं आया। तो यहाँ इन्वेस्टर्स भर रहे हैं, माल को ऊपर ले जाने की कोशिश है, रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश है। एक ये भी हो सकता है, बट ये ट्रैप आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। आपको बस यहाँ अपने मैनेजमेंट करके चलना है चीज़ों को। तो एक ये भी है कि भाई ये 34% नीचे आ जाता है। अगर 34% नीचे आ जाता है मैं तो और भरूंगा भाई। अगर 20% नीचे आता है तो मैं तब भी भरूंगा। तो देखो थोड़े बहुत पैसे मैं बचा के रखूंगा इसके लिए, वापस की और नीचे आता है तो एवरेजिंग कर सकूँ आराम से। तो ये मेरे लिए है भाई, ये मेरी अकॉर्डिंग ये 5 से 6 डिसीजंस हैं, आप कर सकते हो। नीचे आ सकता है, ऐसा मैं जब बोलता हूँ ऊपर ही जाएगा तो ऐसा नहीं है, नीचे भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर एक एट दी एंड जो फाइनेंशियल्स बता रहे हैं, जो फंडामेंटल्स है, जो इसके बिजनेस है, जो इनकी इम्प्रूवमेंट होने वाली है हाईएस्ट एवर, उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, आपका होमवर्क की तरह आप इनका एक इंडिगो पेंट्स का डॉक्यूमेंट सेशन में जाकर के कॉन कॉल पढ़ लेना नोट्स में, ठीक है। इन्होंने अभी एक लेटेस्टली क्या न्यू प्रोडक्ट्स में अगर एक्विजिशन में बात करेंगे तो 51% स्टेक गेन किया है किसमें, एप्पल चाइम में। एप्पल चाइम में क्या है, एक तरीके के एप्पल केमिकल ही है वैसे। तो एप्पल चाइम में इन्होंने एक जो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक नहीं है, मार्केट में नहीं है, उसे 51% गेन मतलब स्टेक एक्वाइज किया है। और वो करती क्या थी एप्पल केमिकल, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती थी जो कि वाटर बेस्ड थे, जो केमिकल बेस्ड थे, और जो इनमें इंडिगो पेंट्स इंटर करना चाहती थी। इंडिगो पेंट्स किस में मैंने बोला था, वाटर बेस्ड केमिकल्स में इंटर करना चाहती थी, वाटर बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट्स यानी वही पेंट की बात कर रहे हैं, उसमें इंटर करना चाहती थी। उसमें इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। 51% स्टेक के साथ ये कंपनी इन्हीं के अंडर आ चुकी है। तो ये अब तो भैया चांदी ही चांदी है, ऐसा बोल सकते हो आप। इन्होंने इनका एक ट्रायल प्रोडक्शन भी चालू कर दिया। आप ध्यान से ये चीज़ें आप पढ़ना एक बार, ये आप ये वाला बस कॉन कॉल का आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ना जल्दी जल्दी। वैसे इन्होंने पीके मतलब जो तमिलनाडु है उसमें ट्रायल प्रोडक्शन भी चालू कर दिया है। फंक्शनल नहीं हुआ, बट शायद ये जून क्वार्टर में आपको ये चीज़ें फंक्शनल होकर के दिखें। अच्छा, इनकी वर्किंग जो स्टार्टिंग अप स्टेट है, मैंने स्टार्ट ऑफ आर्ट बोलते हैं इसे, वो 90 किलोलीटर पर एनम है। वो मतलब अगर ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो यहाँ पास सेटिंग अप बोल सकते हो, सेटिंग अप। अगर ये जैसे ये एप्पल चाइम है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, 90 किलोलीटर पर एनम क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर वर्किंग सेटअप इनकी इतनी, इसके साथ एक्विजिशन के साथ, मतलब जो एप्पल चाइम है उसको अपन इंडिगो पेंट के प्रोडक्शन के साथ ओवरऑल मर्ज कर देते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी क्या, इनकी ओवरऑल कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। ये सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हैं। हाँ अगर इन्होंने इसकी देखो एक तरह से मर्जर किया भी है, और कई बार ना मर्जर करते हुए जब दो कंपनी को एक साथ काम कराते हैं ना, तो कई बार विफल भी हो जाता है। विफल मतलब होता है फेल हो जाती है कंपनियां, सेल्स डाउन हो जाती है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से सोचता है, कंपनी के इधर का मैनेजमेंट अलग तरीके से सोचता है, तो सेल्स गिर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि दो अलग तरीके की मेंटेलिटी के लोग रहे एक साथ काम करते हैं। पर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ एक तरीके से सेल्स और बढ़ी जब एप्पल चाइम का मर्जर किया गया इस कंपनी के साथ। ठीक है, तो ठीक ही है भाई। जब ये मैं वही बोलता हूँ, एक्सपीरियंस हमेशा मार्क देता है टैलेंट को, और यहाँ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ये B2B, ये जो एप्पल चाइम है, ये पूरा टोटली फोकस किस में करेगा, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस में फोकस करेगा। और जो इंडिगो पेंट है वो किस में फोकस करेगा, वो B2C में कस्टमर का, यानी बिजनेस से किस में फोकस करेगा, डायरेक्टली मतलब बिजनेस वालों से डायरेक्टली फोकस करेगा कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स मतलब हम जैसे लोगों को डायरेक्टली पहुंचाएगा, और ये बिजनेस टू बिजनेस सेल करेंगे। तो एक और मैं हमेशा देखता हूँ इनका मैनेजमेंट हमेशा क्लियर कट है, अभी एकदम फिक्स है कौन क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा हम वो काम में एंटर नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एप्पल चाइम को दे दिया B2B में, और खुद जिनके पास एक्सपीरियंस था B2C में काम करने का, उसमें इंडिगो पेंट खुद बनाए रहेगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और बाकी आप ये यहाँ पास से ध्यान भी दे सकते हो, सिमिलर इंडिगो पेंट्स। और यहाँ पास ये देखो
कैपेक्स यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग पीक मंथ मर्ज किया गया और इसमें सेल्स में कोई लॉस नहीं हुआ। ये चीज़ें आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। इसकी तो मैंने पीक सेल की बात करी ली कि अगर पीक सेल आती है तो कितनी तक आ सकती है, 1700 से लेकर के अगर पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो 2500, ठीक है, करोड़ तक आ सकती है। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट शेयर और कंपटीशन की भी बात कर सकते हो आप। तो मार्केट शेयर में अगर इनकी बात करें तो अभी 2% इनकी मार्केट शेयर है, ठीक है। कौन से डेकोरेटिव पेंट में ना, जो घर नॉर्मल जो हम लोग अपने घर के लिए यूज़ करते हैं उसमें बोल रहे हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री लेंडर में इनकी मार्केट शेयर मोर देन 50% हो चुकी है। और नंबर टू में इसमें कौन सी कंपनी है, बर्जर है, ठीक है। और बर्जर की 17 से 20% मार्केट शेयर है। सोचो इसके अकेले 50% की है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली ये वाटर प्रूफिंग का कंपनी के थ्रू भी बनना चाहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उस पर भी ये फोकस करेंगे, ठीक है। और ये न्यू प्लेयर्स की एंट्री होने से इनकी कोई मेजरली प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी है कि कोई चीज़ की कमी ही कमी है। अभी इंडिया में बहुत कमी है पर कंजप्शन, पर इंडिविजुअल कंजप्शन पेंट का देखोगे दूसरे कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत कम है भाई, बहुत कम है। तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आनी है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्च भी करके आपको दिखा देता हूँ, पर कंजप्शन पर इंडिविजुअल, ठीक है, पेंट कंजप्शन, ठीक है। तो अभी देखोगे इंडिया पर कंजप्शन में कितना करता है, 4.7 kg, और ये 2019 का आई थिंक सो डाटा है, ठीक है। अच्छा, एंड इन केस ऑफ डेवलपमेंट नरेशन एशियन पैसिफिक रीजन द एवरेज कंजप्शन वाज 9.7। तो आप अगर इस चार्ट को देखते हो, ठीक है, इस चार्ट से चीज़ें ज़्यादा समझ आ रही हैं। इसी को एक काम करते हैं, देखते हैं अपन। अच्छा, छोटा ही करके सही दिख रहा है, हाँ हाँ सही दिख रहा है। देखो इंडिया अभी कहाँ लिस्ट कर रहा है, ये वाली पोजीशन में इंडिया आ रहा है। अगर इंडिया इम्प्रूव करके इंडोनेशिया साउथ, अगर हम चाइना तक भी अपनी पेंट कंजप्शंस को बढ़ा सके तो देखो कितनी इम्प्रूवमेंट है। अभी हम 4.7 कर रहे हैं और पैसिफिक में 9.7, यानी पर इंडिविजुअल आज इंडिया में 4 से 5 किलो पेंट यूज़ करता है। वहीं अमेरिका में ये चीज़ें कितनी है, 16 है भाई, 16 किलो पर इंडिविजुअल कंजप्शन है। खाते नहीं है भाई, मतलब पेंट करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। चाइना में कितनी है ये, चाइना में अभी ये वैल्यू है करीब 7-8। तो अगर हम चाइना तक भी क्रॉस करते हैं तो अभी यहीं से मार्केट 30 to 40% अप्रिसिएशन में जाने वाली है। यानी पेंट में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, इमेंस इम्प्रूवमेंट है भाई। और ऐसे सेक्टर जिसमें इम्प्रूवमेंट भी हो और ऐसा बिजनेस जिसमें सब कुछ अच्छा हो फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे हो, तो अब भाई मैं क्या ही कहूँगा, आप तो खुद अपने हिसाब से डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हो। बाकी आप पीपीटी या फिर इसका नोट्स पूरा पढ़ लेना भाई, ये जून के क्वार्टर्स के हैं तो ये जून की चीज़ें आपको बताएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बुल्स और बियर मार्केट में आपको बहुत मज़ा आया होगा, हो सुन मज़ा आएगा होगा। हाँ, आपको मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं वैसे हर वीडियो में एक बुक रिकमेंड करता हूँ, खाली बैठो तो एक बुक पढ़ो, ठीक है। जब एनालिसिस नहीं कर रहे तो बुक पढ़ो, मेंटलिटी बढ़ेगी। तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, और अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप कुकू FM पे जाके इसका क्या कर सकते हो, सिंपल से ऑडियो सुन सकते हो। बाकी बुक ऑर्डर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डायरेक्टली आप वहाँ से जाके कर सकते हो, या अमेज़ॉन पे जाकर के आप खुद ही खरीद लेना, ठीक है। ट्रस्टेड खरीदना चीज़ें, क्योंकि कई बार ना फेक आ जाती हैं बुकें, तो वहाँ से दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। एक ये बुक आपको मस्ट पढ़नी ही चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हो तो फिर कमेंट करना यार, और बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या सबसे बड़ी लर्निंग थी कमेंट में। चलो, तो अभी हमने बात किया इंडिगो पेंट की पूरी हिस्ट्री के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में, और क्या इसकी ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव है, सब चीज़ बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रख लेते हैं यार। अगले ही वीडियो पे मिलेंगे और एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी को लेकर के आएंगे जहां बहुत बड़े गेन की अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। ओके जी, क्लियर करो। बुल्स और बियर मार्केट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना अगर आप चाहते हो वो अमीर बने। तो वैसे आप चाहते नहीं हो, ऐसा इंडिया की मेंटेलिटी है, पर इसी मेंटेलिटी को बदलना है। आज शेयर करोगे आप वीडियो। धन्यवाद।